तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और यह प्रश्न पत्र एईडीओ के एग्ज़ाम के व्यू से प्रश्न पत्र का डिजाइन किया गया है और यह स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। फ्रेंड, आजकल के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, समान नागरिक सिविल संहिता के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपके पास पहला स्टेटमेंट है, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, शादी के 60 दिन के अंदर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, गोवा में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867 में लागू हुआ था। फोर्थ स्टेटमेंट है, गुजरात में सभी अनुसूचित जनजाति पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो फ्रेंड, हमें चूज करना है, गलत कथन को चूज करना है। तो इसमें जो गलत कथन दिया गया है वो डी है, यानी गुजरात में सभी अनुसूचित जनजाति पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एक गलत है। इसके बाद फ्रेंड, उत्तराखंड में कुछ जनजाति है जिन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। एक जनजाति है गौनसोर जनजाति, गौनसोर जनजाति है, थारू जनजाति है, इसके बाद भोटिया जनजाति है, इसके बाद फ्रेंड बोक्सा जनजाति है, बोक्सा जनजाति है। इसके बाद फ्रेंड एक और जनजाति है, उसका नाम है राजी जनजाति। ये सभी पांचों जनजाति पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। फ्रेंड, इनको संविधान भी एक चीज़ का संरक्षण देता है, 342 अनुच्छेद 342 और 346 और 346 आर्टिकल है जो ये जनजाति को विशेष उपबंध करता है। और फ्रेंड, एक समिति बना था उत्तराखंड में, रंजन देसाई समिति, तो ये भी सिफारिश किया था कि अनुसूचित जनजाति पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड, जिस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो 60 दिन के अंदर उसे पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर वो नहीं करवाता है तो उसको 25,000 रुपया का जुर्माना लिया जाएगा। फ्रेंड, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से फ्रेंड, गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, तो गुजरात के कुछ जनजाति पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड, दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है थोड़ा सा, दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, पीएम मित्रा योजना का संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य लक्ष्य है फार्म टू फॉरेन विजन के माध्यम से रसद लागत को कम करना है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह केवल उत्तर भारत के राज्यों में लागू की जा रही है। इसके बाद है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड, पीएम मित्रा योजना है जो एक टेक्सटाइल से संबंधित है, यानी कपड़ा से संबंधित है, कपड़ा मिल से यह योजना संबंधित है। तो फ्रेंड, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब प्लांट जो लगेगा पीएम मित्रा योजना के तहत उसी जगह सब काम होना है, यानी कपड़ा की कताई, बुनाई, रंगाई। इससे क्या होगा कि पहले क्या होता था कि कताई कहीं होती थी, बुनाई कहीं होती थी और रंगाई किसी और राज्य में जाना होता था। इसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता था। तो इसी के तहत पीएम मित्रा योजना के तहत अब जहां पार्क लगाया जाएगा उसी जगह पे सभी काम को होना है। इससे क्या होगा कि कम सस्ते दामों में सभी काम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही चुनना है। तो फ्रेंड देखिए, यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, तो एक गलत है, राज्य की भी भूमिका इसमें है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य लक्ष्य फार्म टू फॉरेन है,
फॉरेन विजन के माध्यम से रसद लागत को कम करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है यह केवल उत्तर भारत के राज्यों में लागू की जा रही है, तो ये गलत है। अब देखिए पीएम, इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। अब देखिए पीएम मित्रा योजना के तहत पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड 7 जगह पे बनाया जा रहा है। कर्नाटका में बनाया जा रहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है, यूपी में बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड हैदराबाद हो गया, हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में भी बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में भी बनाया जा रहा है। फ्रेंड बिहार सरकार भी, बिहार में पूर्वी चंपारण में शायद चनपटिया स्थान है, उस स्थान को चिन्हित करके बिहार सरकार भारत सरकार के यहाँ भेजा था कि यहाँ भी पीएम मित्रा योजना के तहत पार्क को लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड भारत सरकार इसे रिजेक्ट कर दिया है। और जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो दूसरे राज्य में लगाए हैं, लेकिन बिहार में ये प्लांट नहीं लगा पाए हैं। फ्रेंड इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। देखिए ग्रीन फील्ड और है ब्राउन फील्ड। तो फ्रेंड ग्रीन फील्ड में वो जगह आ रहा है जो नया जगह पे विकसित हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपया उस जगह पे खर्च कर रही है। और फ्रेंड ब्राउन फील्ड में ये है कि पहले से वहाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे 200 करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है। इसके बाद फ्रेंड अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 3रा नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 167 के अनुसार यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से अवगत कराए। सेकेंड स्टेटमेंट है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसके बाद कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर होगा 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2025 में किस राज्य सरकार ने बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास एक नया पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन बनाने की घोषणा की है। आपके पास पहला ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है एल.एम. सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या माना जाता है। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, संविधान के जीवनदायी प्रावधान। तो फ्रेंड एल.एम. सिंघवी के अनुसार जो ये माना जाता है वो माना जाता है संविधान के जीवनदायी प्रावधान, यानी जीवन देने वाला प्रावधान कहा था एल.एम. सिंघवी ने। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अक्टूबर 2024 में आयोजित होने वाले 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर फोकस किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है लचीलापन और कनेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, फोर्थ ऑप्शन है व्यापार शुल्क। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन और कनेक्टिविटी। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दिसंबर 2025 में
किस संगठन ने भारत के कोच्चि में उच्च समुद्री संधि यानी हाई सी ट्रेटी पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की मेजबानी की थी? आपके पास ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके बाद है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नवंबर 2025 में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है समावेशी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बेहतर भविष्य के लिए उभरती प्रौद्योगिकियाँ, सतत विकास के लिए नवाचार, विकसित भारत 2047 के लिए कल्पना करें और नवाचार करें और प्रेरित करें। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समावेशी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य सुरक्षा और संधारणीयता पर केंद्रित 7वें फ्यूचर फूड फोरम 2025 की मेजबानी किस शहर ने की थी? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, रियाद, दुबई, नई दिल्ली। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दुबई ने किया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला स्टेटमेंट है 17 सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति की निगरानी करना। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के सतत विकास लक्ष्यों की तुलना अन्य देशों से करना। थर्ड स्टेटमेंट है पर्यावरण संबंधी क्षेत्र कार्य करने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट है सतत विकास परियोजना के लिए राष्ट्रीय निधि आवंटित करना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, यानी 17 सतत विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति की निगरानी करना। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 2025 में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर था? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है किसानों को सब्सिडी वाले कृषि इनपुट की आपूर्ति करना। सेकंड स्टेटमेंट है ग्रामीण परिवारों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना। थर्ड स्टेटमेंट है गांव में वृद्धा व्यवस्था पेंशन प्रदान करना। फोर्थ स्टेटमेंट है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और श्रम रोजगारों के अवसर को बढ़ाना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और श्रम रोजगारों के अवसर को बढ़ाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक को कार्बनिक रूप में स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस चरण में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है केल्विन बेंसन चक्र। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश निर्भर चरण। थर्ड ऑप्शन है क्रेब्स चक्र। फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केल्विन बेंसन चक्र। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स पहल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रूफ टॉप सौर प्रणालियाँ। इसके बाद है लघु सौर संयंत्र। इसके बाद है उच्च क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में पवन फार्म। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के तहत प्राथमिक उद्देश्य है उच्च क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2025 में वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि का प्राथमिक कारण कौन सा प्रदूषक था? आपके पास ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है कण पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है ओजोन। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कण पदार्थ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार 148 देश में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है 130वां, 128वां, 131वां, 127वां। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार 148 देश में भारत का स्थान है 131वां। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में गलत है? आपके पास ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के लिए कोई उपकरण नहीं बताना होगा। थर्ड स्टेटमेंट है केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फोर्थ स्टेटमेंट है लोक प्राधिकारियों में संसद और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक प्राधिकार शामिल है। तो फ्रेंड इसमें जो गलत दिया हुआ है वो दिया है सी, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है अक्टूबर 2025 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के 16वें सत्र का थीम क्या था? आपके पास ऑप्शन है भविष्य को आकार देना, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को गति देना। सेकेंड स्टेटमेंट है समावेशी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना। थर्ड स्टेटमेंट है वैश्विक व्यापार और निवेश के नियमों का आधुनिकीकरण करना। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट भविष्य की पीढ़ी के लिए जलवायु कार्रवाई। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, भविष्य को आकार देना, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन की गति देना। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा? फ्रेंड थोड़ा टफेस्ट प्रश्न जरूर था, लेकिन स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न ही थे। ऐसे ऐसे प्रश्न ही करेंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड इतना ही, जय हिंद।